हाँ साहब, तो सुनो बच्चों, अपन लोगों ने पिछली बार एक जो अपना डाइपोल था, डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उसका जनरल फार्मूला देखा, और डाइपोल का बिहेवियर हम लोगों ने देखा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हमने इसका बिहेवियर देखा। इसके साथ ही हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी वहाँ पर कि अगर एक डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने बोला था कि F इजिकल टू P इंटू डी बाई डी एक्स। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ में चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है, तो आपका डाइपोल अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, जैसे अगर ये पॉइंट चार्ज हो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस चार्ज को रख दूं, इस डाइपोल को रख दूं जो इस पॉइंट चार्ज ने क्रिएट किया है, अगर मैं इस डाइपोल को रख देता हूं तो बात को समझने की कोशिश करना। ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। यहां से लेके यहां तक के बीच में ये डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूं x1 है, ये डिस्टेंस मैं मान लो बोल देता हूं x2 है, तो डाइपोल्स के बीच की जो डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x1, और क्योंकि ये बहुत छोटी है तो इसको मैं कह सकता हूं dx। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, डिफरेंस हो गया आपका d। तो ये जो चार्ज जो आपने इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपने डाइपोल रखा था, इस चार्ज ने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट कर रखा है, तो इस चार्ज के द्वारा यहां जो डाइपोल रखा हुआ है उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला हो गया डाइपोल मोमेंट P, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिफरेंस E2 माइनस का E1 जो कि हो जाएगा आपका d डिस्टेंस dx। ये फॉर्मूला कहां से निकला ये आगे भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बट अब फिलहाल आप याद रखें, जब भी आपका एक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर वो डाइपोल जिस फोर्स को फील करता है वो फोर्स होता है आपका F इज इक्वल टू P इंटू डी बाई डी एक्स। बहुत काम आएगा। हमने एक चार्ज Q1 यहां लिया था, हमने एक चार्ज Q2 यहां लिया था। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिस्टेंस R थी। इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होती है ये हमने निकाला था कूलम्ब फोर्स से। डाइपोल क्या है? ये भी तो एक चार्जेस का पेयर है। तो हम अब जो काम कर रहे हैं वो पहला काम ये करेंगे कि एक चार्ज और डाइपोल के बीच में कितना फोर्स लगेगा, पहले मैं इसको मेजर करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा कि डाइपोल लेके आऊंगा और दो डाइपोल लेके आऊंगा और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करेंगे, यानी डाइपोल ने डाइपोल के साथ में कितना फोर्स लगाएगा, इस तरह की बात हम लोग कुछ करेंगे। एक चार्ज Q और डाइपोल के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है एग्जांपल के लिए कि यहां एक चार्ज Q रखा गया है और इससे ये माइनस Q, ये प्लस Q। स्मॉल ऑफ r डिस्टेंस पर एक डाइपोल रखा गया है, ये डाइपोल है। क्वेश्चन ये है इसमें कि इस चार्ज Q ने इस डाइपोल AB पर कितना फोर्स लगाया, ये क्वेश्चन है। यानी फोर्स कितना लगाया जा रहा है चार्ज Q ने डाइपोल पर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर हम ये ढूंढने जाएं कि इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, फिर इसने इस पे कितना फोर्स लगाया, फिर हम लोग अगर उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे तो मुझे ये डिस्टेंस मालूम नहीं है, फिर मुझे ये डिस्टेंस भी नहीं मालूम है, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने दे नहीं रखी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्योंकि आपको ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दी जाती तो आप उसको आंसर में ढूंढ सकते हो, बट क्वेश्चन में डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो आपको यहाँ एक चीज़ काम में लेनी पड़ेगी, और वो चीज़ थी जब अपन डेफिनेशन देख रहे थे कूलम्ब फोर्स की, तो हमने एक बात कही थी कि कूलम्ब फोर्स हमेशा एक्शन और रिएक्शन के पेयर में होगा। तो हम उल्टा सोचते हैं, हम ये करते हैं कि इस चार्ज Q ने डाइपोल पे कितना फोर्स लगाया ये नहीं निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, डाइपोल ने कितना फोर्स लगाया चार्ज Q पे वो निकाल लेते हैं। तो अगर डाइपोल ने कितना फोर्स लगाया ये अगर मैं निकाल लेता हूं तो मुझे ये बहुत आसानी से पता लग जाएगा क्या कि ये कितना फोर्स लगाएगा। सिर्फ अंतर किस बात का पड़ रहा है? डायरेक्शन का। तो मुझे इस क्वेश्चन में
ना केवल फोर्स निकालना है बट उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो मैं उल्टा कर देता हूं क्वेश्चन को, और ये मेरे लिए इजी भी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये जो पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है जो यहां रखा हुआ है, जिसपे आपका पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि डाइपोल की एक्सिस पे रखा हुआ है। और ये भी मुझे मालूम है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ट्वाइस ऑफ KP अपॉन ऑफ R क्यूब, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर तुम पूरा वेक्टर फॉर्म में जाओगे तो मैं कर दूंगा कि इनटू ये आपका हो जाएगा P कैप, यानी P कैप का मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है यहाँ पर, डाइपोल ने जो पता किया। अब ये चार्ज क्यू बहुत सिंपल है, चार्ज क्यू एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ये रही, तो इसका फोर्स कितना लगेगा, यानी डाइपोल ने चार्ज क्यू पे कितना फोर्स लगाया, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, यानी F इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू, ये आपका Q आपकी इसकी वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ KP अपॉन ऑफ R क्यूब ऑफ P कैप, यानी आपका F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ KPQ अपॉन ऑफ R क्यूब ऑफ P कैप। ये आपने इसकी डायरेक्शन बता दी। ये जो डायरेक्शन होगी ये आपकी डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स राइट, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, राइट की तरफ है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कितना फोर्स लगाया है किसने, डाइपोल ने चार्ज पे नहीं, चार्ज ने डाइपोल पर। तो ठीक है, इसने अगर ये एक्शन लगाया है इधर की तरफ तो ये इस पे रिएक्शन लगाएगा इधर की तरफ, यानी इसने जो फोर्स लगाया, सही आंसर आएगा आपका F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ KPQ अपॉन ऑफ R क्यूब माइनस ऑफ P कैप। यानी कहने का मतलब जो फोर्स लगा वो फोर्स डाइपोल पर ये लगा, इसकी डायरेक्शन होगी। और अगर आप P कैप की फॉर्म में नहीं जाते हो तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा वो टुवर्ड्स राइट लगा, तो यानी यहां मैं राइट लिखूंगा, तो माइनस ऑफ राइट मतलब लेफ्ट, यानी इस डाइपोल पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर आपको इस तरह से कहा जाए तो भी आप इस काम को कर सकते हो। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये एक पॉइंट चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पर मैंने एक डाइपोल को रखा हुआ है। डाइपोल माइनस Q और प्लस Q से बना हुआ है और इसके बाइसेक्टर पर आपका ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि इस पॉइंट चार्ज Q ने इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगाया, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P दिया गया है। अब आप सिंपल करें साहब, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है आपकी P, फोर्स निकालना है चार्ज ने डाइपोल पे कितना लगाया, मैं उल्टा कर देता हूं, ये निकाल देता हूं कि डाइपोल ने इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया। ये मेरे लिए ज्यादा आसान है। कैसे आसान है कि आपका एक चार्ज Q है जो कि पॉइंट चार्ज भी है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जनरेट किया है, डाइपोल ने। अगर एक चार्ज Q रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगता है QE, और किस्मत से E की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं काम को उल्टा कर देता हूं। उल्टा ये कर देता हूं कि डाइपोल ने कितना फोर्स लगाया चार्ज पे, ये निकाल लेता हूं, उसकी डायरेक्शन देख लेता हूं। तो पहले सबसे पहली चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी दोस्त वो ये होगी, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर फोर्स यूँ लगेगा, यानी फोर्स कितना लगेगा, तो F इज टू फोर्स का फॉर्मूला हो गया आपका Q इंटू ई, ठीक है। और इसका E कितना होता है दोस्त, इसका E होता है KP अपॉन ऑफ R क्यूब और माइनस ऑफ P कैप। माइनस ऑफ P कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी आपका फोर्स F इज इक्वल टू हो गया Q इंटू ई की वैल्यू हो गई आपकी KP अपॉन ऑफ R क्यूब, और डायरेक्शन बोलेंगे तो माइनस का P कैप में जा रही है आपकी, यानी F इज इक्वल टू आपका हो गया KPQ ओवर R क्यूब माइनस ऑफ P कैप। बट ये तो आपने क्या निकाला है, ये आपने निकाला है कि ये जो चार्ज Q रखा हुआ है इस पर ये फोर्स लगेगा और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो माइनस P कैप में होगी। बट ये थोड़ी दिया गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो ये थोड़ी दिया गया था, क्वेश्चन तो ये दिया गया था कि चार्ज ने इस पर कितना फोर्स लगाया। तो अगर इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगा है तो डेफिनेटली इस पर फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन आपकी P कैप है, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी वैल्यू तो यही होगी। ये समझ रहे हो ना वैल्यू क्यों होगी, KPQ ओवर R क्यूब, ये तो होगी। बट डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन होगी P कैप, यानी यहां डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये समझना। ये तो एक्शन रिएक्शन से तो आप सोच लोगे, बट वो डायरेक्शन के साथ में बात करेगा तो वो बेहद खास है, उसका आप ध्यान रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक और एग्जाम्पल है, आप थोड़ा सोचना। अगर आप सोचोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसान से दे पाओगे, और अगर आपने इसमें सही डायरेक्शन में नहीं सोचा तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करे। बट इस क्वेश्चन से आपको या तो ये आपको आ जाएगा,
और नहीं आता है तो आप जो अपनी छोटी छोटी जो गलतियां करते हो और जो आप मिस्टेक्स करते हो उसका आपको एहसास भी होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। और पुराना जो हमने पढ़ा हुआ है वो हरदम अगले लेक्चर में काम आता है। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी पिछली लाइन आई थी वो अगली लाइन में काम आने वाली है, तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी चाहिए। क्वेश्चन ये है दोस्त कि मेरे पास में यहाँ एक रिंग है और रिंग पर चार्ज जो है वो प्लस ऑफ क्यू है। रिंग की जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल ऑफ आर, रेडियस कैपिटल ऑफ आर है। ये इसका सेंटर है। पता है क्या किया आपने, इसके एक्सिस पर और सेंटर ओ से r/√2 डिस्टेंस पर, r/√2 डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा डाइपोल, हर वर्ड पे ध्यान दिया जाए, मैंने एक छोटा डाइपोल यहां रख दिया और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो भी दे दिया कि p है। और अब मैंने आपको कह दिया कि आप इस डाइपोल पर जो कि यहां से रखा गया है r/√2 डिस्टेंस पर, इस रिंग की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है आप उसी तरीके से जाने की कोशिश करोगे, तो आपको इसका आंसर निकालने की जरूरत है। आप क्या करेंगे साहब, चार्ज यहां है रिंग पर और आपको फोर्स निकालना है कहां पर, एक डाइपोल पर। डाइपोल कहां रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है इस रिंग की एक्सिस पर। छोटा डाइपोल है, वर्ड पे ध्यान दिया जाए, छोटा डाइपोल है। कहां रखा हुआ है, r/√2 डिस्टेंस पर। और आपको फोर्स निकालना है किस पर, डाइपोल पर। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, रिंग की वजह से। जो रिंग पर चार्ज है उसकी वजह से आपको फोर्स निकालना है। अब आप इसको कैसे करेंगे ये आपको सोचना है कि आप इसको कैसे करेंगे। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड या 1 मिनट देता हूं, चलो 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब आपका यहां पर फोर्स क्या लगेगा साहब, कैसे करेंगे आप लोग सोचते चले जाएं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि साहब यहां सारा चार्ज जो है मैं यहां सेंट्रोइड कर लूं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूं, तो ये बात आपकी गलत हो गई है। आप कैसे मान लेंगे, ये तो r/√2 डिस्टेंस पे ही है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर होता तो रिंग बिहेव करती पॉइंट चार्ज की तरह, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप चीज़ों को समझें। और जो अपनी रिंग थी, रिंग की वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और किस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कब रिंग रिंग की तरह बिहेव करती है, किस जगह पर क्या स्पेशल बात आती है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरा जो डाइपोल रखा हुआ है वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और डाइपोल जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है F=P×dE/dx। ये फोर्स लगता है d/dx। अच्छा, d/dx क्या होता है, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले अपने पास्ट में जाते हैं इसमें और रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, उसकी वैल्यू देखते हैं। वो होता है kqx/, ये r² प्लस x² की पावर 3/2। सोचिएगा यहाँ r/√2 ही क्यों दिया था। अब अगर इस टॉपिक पे आप चले गए हो तो यहाँ d/dx आ चुका है और इसका जब आपने ग्राफ खींचा था, E का आपने x के साथ ग्राफ खींचा था, तो आप याद करो आपका ग्राफ कुछ ऐसा मिला था यो। और यहाँ आपने कहा था कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ आप लोग बोलते थे कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। और ये वो जगह थी जहाँ x = r/√2 हो चुका था और यहाँ आपका फोर्स, यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो मैक्सिमम हो चुका था। और जिस पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट पर मैक्सिमम कह रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखता हूँ कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, मतलब d/dx कितना है, तो d/dx यहाँ पर मेरे पास 0 है। तो आपको कहां फोर्स निकालने के लिए कहा गया है, सबसे पहले आप देखें x = r/√2, x = r/√2 पर फोर्स क्या लगता है, फोर्स का फॉर्मूला ये रहा। ये क्या चीज है, E और x के बीच में जो ग्राफ खींचा जा रहा है उसका स्लोप है। और जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगाना चाहते हो, जिस पॉइंट पर आप डाइपोल को रखना चाहते हो और आप उस पर फोर्स चाहते हो, वो पॉइंट कहां रखा हुआ है, x = r/√2 पर। तो उसकी छुपी हुई बात समझ में आ गई होगी। वो क्या चाहता है, वो सिर्फ इंटेलिजेंस ही चाहता था कि इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, बट आपका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है P×dE/dx। d/dx मतलब इस EX ग्राफ का स्लोप, और यहाँ EX ग्राफ का जो स्लोप होता है वो इस पॉइंट पे हो जाता है 0। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो d/dx = होता है 0। तो नेट फोर्स जो आपका आने वाला है वो फोर्स = 0 आने वाला है।
यानी आप चाहे कहां सोच रहे हो, आप किधर सोच रहे हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने अपनी चीजों को यूज कर लिया। अब इस क्वेश्चन में खास क्या था कि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि फोर्स कितना लगता है जब एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो जो फोर्स लगता है उस फोर्स का फॉर्मूला होता है P इंटू डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स में एक बच्चे के पास में E ये रहा, वो E को ये लेकर अगर वो इसको डी बाई डी एक्स निकाल के अगर इसको डिफरेंशिएट करने बढ़ जाता है तो उसका वो ट्रैक से हट गया। वो इतना लंबा क्वेश्चन कभी देगा ही नहीं। उसने बहुत सिंपल दिया। क्या दिया आपको कि आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो आपका दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए था। यानी इस पॉइंट पे सबसे खास बात क्या थी इस क्वेश्चन में? वो खास बात ये थी कि आपसे कहां पर डाइपोल रखाया गया है, एक्स टू आर बाई रूट टू पर। और आर बाई रूट टू पर ऐसी क्या चीज होती है? तो आर बाई रूट टू पर और कुछ हो या ना हो, ग्राफ का स्लोप जीरो हो जाता है। और ग्राफ का जब स्लोप जीरो हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला ये है, तो वहां आपका फोर्स कैसे निकालना है ये आपको आना चाहिए। ये बेहद खास बात है। ये फिजिक्स की कुछ खास चीजें होती है। हम जब भी कभी सोच लेना किसी फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में, अगर लगे कि आपको बहुत उलझ रहे हो, बहुत लंबा जा रहे हो, होता क्या कि आप यहाँ पी रखते, फिर ये ई की वैल्यू को ये सॉल्व करते, फिर अगर आप चार आंसर देखते, ठीक है, इस तरह से आप अपना केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको चीज़ों को सोचना आना चाहिए कि भाई मुझे क्या पूछा गया है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो होता है, आज का दौर वो नहीं है कि अपना आधा आधा पेज, एक एक पेज का न्यूमेरिकल कोई हमसे दिया जाएगा, हम उसको सॉल्व करने बैठेंगे। सिर्फ इंटेलिजेंसी से कोई छुपी हुई चीज़ होती है, उसको ढूंढना पड़ता है, वहाँ अपनी नज़र अच्छी रखनी पड़ती है। ठीक है साहब, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आप विचार करेंगे, आपको रियली अच्छा लगेगा। अब हमारे पास में हमने क्या क्या क्वेश्चन कर लिए। हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए, उनके बीच में फोर्स देख लिया। हमने देख लिया फोर्स जो होता है वो एक डाइपोल और एक सिंगल चार्ज की वजह से। तो अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक आ रहा है थोड़ा सा पहले से ज़्यादा अच्छा, जिसको लिखा गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं एक रिवाइज करवा देता हूं, आपको चीज़ें काम आएगी। मेरे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को रखते थे तो 3 चीज़ें सामने आई थी। 3 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो फोर्स हमेशा जीरो होगा यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक आप लोगों ने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आप लोगों ने निकाली थी माइनस का पीई कॉस थीटा। यानी डाइपोल को अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस का पी कॉस थीटा। बहुत काम आएगा। पी क्या है? पी क्या है? डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। ई क्या है? जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा गया है। ठीक है, यहां हमारा टॉपिक ये था कि बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक था। मैं इसी टॉपिक को यूज करूंगा। इस कंडीशन में इसमें जो फोर्स कपल लगता है उसका फॉर्मूला था आपका पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा, ये आपका ये आया था। ठीक है, और इसमें आपका जो पी था वो क्या था? डाइपोल मोमेंट। और ई क्या था? ई था आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें रखा गया। और थीटा क्या है? पी और ई के बीच में बनने वाला एंगल है। सिंपल। अब यहां ये 2 बातें जो है मैं इसको यूज करूंगा और इसी का ही अपन मदद लेंगे, इससे और इससे, और बहुत कुछ चीजें अपन लोग निकालने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत तसल्ली से, बहुत धैर्य से आपको ये चीज समझा रहा हूं, आप उस चीज को बहुत ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये यहीं काम नहीं आएगी, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी काम आएगी, क्योंकि वहां पर भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ये एक बार मैग्नेट है, उसका ये एस पोल है, उसका ये एन पोल है, यहाँ एक और बार मैग्नेट रख दूंगा, ये एस रख दूंगा, ये एन रख दूंगा, तो इनके बीच में भी कुछ इंट्रैक्शंस होंगे। तो वो यहाँ पर भी होगा। इसके साथ में एक मैं कोइल लेता हूँ, उसमें करंट फ्लो कर देता हूँ, एक और कोइल लेता हूँ, उसमें भी मैं करंट फ्लो कर देता हूँ। इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों के बीच में भी जो आपका फोर्स कपल होगा वो होगा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा। ये सब बातें हमें निकालनी है। अब इन सब बातों को जो आगे जाओगे काफ़ी लंबे फॉर्मूले बन जाएंगे, काफ़ी लंबी लंबी चीज़ें हो जाएंगी, बट वो सब चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो वो अपने आप होने वाले प्रोसेस है। मतलब कुछ काम होते हैं ना ऐसे, जैसे हमने ये कर दिया, इसके बाद में वो अपने आप होगा। जैसे एक पहाड़ी पर से आपने किसी चीज़ को थोड़ा सा नीचे धक्का दे दिया, बस हमारा काम है नीचे धक्का दे दिया, वो अपने आप अब नीचे तक पहुंच जाएगी। ठीक उसी तरह से ये काम अपने आप हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या समझना है, किस तरह से समझना है, ये आप देखें। और अगर आपको एक पहली बात समझ में नहीं आई है तो आप आगे ना बढ़ें, अपने वीडियो को रोकें और उसको फिर से रिवाइंड करके देखें। ठीक है, तो बात को समझें। मैं आपको पहला केस लेके दे रहा हूं, केस आगे भी जाएंगे और मैं आपको सब पहला केस बात कर रहा हूं।
मेरे पास दो डाइपोल होंगे और दो दोनों डाइपोल जो होंगे वो एक दूसरे की एक्सेस पर रखे जाएंगे, ठीक है। डाइपोल की एक्सेस आप लोग जानते हो, और छोटे डाइपोल है। तो डाइपोल को अब हम लोग ऐसे नहीं बनाने वाले हैं, ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम डाइपोल को ऐसे बनाएंगे इस तरह से। अगर ये Q1 और ये Q1 है तो ये डाइपोल मोमेंट इसका P1 होगा, ठीक है। अब ये समझ जाना, अगर इसको यो बनाया गया मतलब इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, बात को समझना, ये काम की बात है, मैं इसको बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। और यहाँ अगर एरो ये बना हुआ है तो इधर पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, ठीक है। ये आगे बहुत काम आएगी वाली बात, ये इमेजिनेशन आपको रखनी होगी। अगर एक और डाइपोल है, ये आपका माइनस का Q2 है और ये प्लस का Q2 चार्ज है, और इसका भी अगर डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, बट इसका डाइपोल मोमेंट P2 है, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस में बदल चुका हूँ। तो आज के बाद में मैं अगर डाइपोल बनाऊँ ऐसे, मतलब आप समझ जाना कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। अगर कोई डाइपोल ऐसे बनाया गया है, मतलब समझ गए, तो छोटे डाइपोल जो बनाए जाएंगे वो इस तरह से बनाए जाते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और हमारा पहला एग्जाम्पल ये है इस टॉपिक में कि मेरे पास में दो डाइपोल रखे गए हैं। बहुत समझदारी से काम करोगे, फटाफट काम हो जाएगा। ये मेरे पास एक डाइपोल रखा हुआ है और इसका डाइपोल मोमेंट P1 है। यहां एक और डाइपोल रखा हुआ है, उसका डाइपोल मोमेंट P2 है, ठीक है। दोनों डाइपोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दोस्त R गिवन है, ये R गिवन है, डिस्टेंस दोनों डाइपोल्स के बीच की R है। और अब आपको यहां तीन चीजें निकालनी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहला, इन दोनों डाइपोल्स के बीच फोर्स कितना लगेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि डाइपोल नंबर 2 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि जो डाइपोल नंबर 2 है इस पर फोर्स कपल कितना लग रहा है। फोर्स कपल तो उसको नहीं कह सकते, मैं ये पूछूंगा कि उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, क्योंकि फोर्स कपल में क्या होता है, दो इक्वल फोर्स होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर फोर्स इक्वल नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इस वाले चार्ज की और यहाँ से इस चार्ज की डिस्टेंस अलग अलग है, तो दोनों पर फोर्स इस चार्ज पे जो लगेगा, इस चार्ज पे जो लगेगा वो अलग अलग लग जाएगा। जबकि होता क्या है, फोर्स कपल में दो इक्वल फोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल इक्वल होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। अपोजिट इन डायरेक्शन तो यहाँ पर भी है, इस पर माइनस चार्ज पे फोर्स यूँ लगेगा, प्लस पे यूँ लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ पे भी है, कोलिनियर है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बराबर नहीं होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो जो डाइपोल रखे थे आपने वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, यहाँ पर आपने किस में रख दिया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ हमें तीन चीज़ें निकालनी होती हैं, और तीन चीज़ें अगर आपने निकाल ली तो आगे का काम, अगर आप एक बार इसको सीख गए तो मैं आपको इस कंडीशन में तीन बातें बताऊंगा, फिर डाइपोल्स को ऐसे रखूंगा, फिर तीन कंडीशन बताऊंगा, फिर एक डाइपोल को तो ऐसे रखूंगा, दूसरे को उसको बाइसेक्टर पर रखूंगा। ये तो तीन केस में इसके समझाऊंगा, तीन में इसके समझाऊंगा और तीन में इसके समझा रहा हूँ। टोटल हो गए 9 केस, ठीक है। जनरली इनके प्रूफ, जनरली इनकी बातें आपके लिए कह दी जाती है कि आपके आउट ऑफ सिलेबस बोल दी जाती है। बट किसके आउट ऑफ सिलेबस, किस चीज़ के आउट ऑफ सिलेबस? कंपटीशन में तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है, तो आपके बोर्ड के हिसाब से आप कह दो, है ना। तो कई बार बुक्स में इनका सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं होता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आपको इसको समझना भी चाहिए। इसलिए समझना चाहिए क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, ये इसलिए समझना चाहिए क्योंकि आपके आगे बहुत काम आएगी। आपको बहुत बड़े क्वेश्चन में आपको एक उलझन पैदा कर देगी। जब हम उस चीज़ों को जाएंगे तो हम अपना अगर बेस मजबूत करते हुए चले जाएंगे, अगर हमारा बेस मजबूत होता हुआ जा रहा है तो वो चीज़ें फिर आगे हमें बहुत स्मूथ मिलने वाली हैं। तो ये भी बहुत स्मूथ है, हो जाएगा काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए साहब, हाँ साहब, तो अब यहाँ हम लोग करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इस टॉपिक का नाम है। स्मूथ है, ईजी है, आ जाएगा समझ में आपको। एक डाइपोल मैंने यहाँ रख दिया जिसका डाइपोल मोमेंट P1 है, दूसरा डाइपोल उसके एक्सिस पे रखा हुआ है और उसका डाइपोल मोमेंट P2 है, और मुझे यहाँ तीन चीज़ें निकालनी है। मैं सबसे पहले सबसे ईजी चीज़ निकाल देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी। मैं निकालता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इस वाले डाइपोल की P2 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। यानी पहला टॉपिक मेरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल P2। अब इसका एक ही फॉर्मूला होता है, सिंपल। किसी भी डाइपोल की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है माइनस का P cos थीटा। माइनस तो होता ही है, P उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, E जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा गया है, और cos ऑफ थीटा P और E के बीच बनने वाला एंगल है। समझदारी से करेंगे। यहां माइनस का PE cos थीटा को अगर मैं यूज करना चाहूं तो इस डाइपोल की निकालनी है,
तो डाइपोल मोमेंट इसका P2 था। ये जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वो है E1। ध्यान दें डाइपोल छोटे हैं, पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, डाइपोल छोटे हैं, P2 E1। और P2 की डायरेक्शन दोस्त ये रही, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा उसकी डायरेक्शन भी ये रही, यानी इन दोनों के बीच में इस कंडीशन में बनने वाला एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो आपका U इज इक्वल टू माइनस का P2 E1 हो गया, ठीक है। और E1 क्या होता है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, ये पॉइंट इसके एक्सेस पर है, और एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, ट्वाइस ऑफ K P1 अपॉन ऑफ R क्यूब, और U इज इक्वल टू माइनस का ये आपका P2 ऑफ आपका ट्वाइस ऑफ K P1 अपॉन ऑफ R क्यूब, यानी आपका U इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ K P1 P2 अपॉन ऑफ R क्यूब, ठीक है। तो ये सब आपकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकलती है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकली किसकी, डाइपोल P2 की। अब कोई कह नहीं सर मैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा डाइपोल P1 की, निकाल के देख ले। इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ कर रहा हूँ, इसका डाइपोल मोमेंट P1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ही जाएगा, इसका P यूं ही है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो P1 E2 माइनस ऑफ P1 E2, तो आपका यहाँ E2 रखोगे तो आपका P1 तो ये रहा माइनस ये रहा, ये ट्वाइस ऑफ K P2 अपॉन ऑफ R क्यूब, मतलब बात आपकी सेम आएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं, डाइपोल इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी निकल रही है उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी भी निकल रही है, ठीक है। अब देखिए साहब, ये बात आपने निकाल ली। अब दूसरी बात आपको निकालनी है फोर्स कपल। भाई गलत बात, फोर्स कपल नहीं है ये। फोर्स कपल तो तब होता है जब दोनों फोर्स, दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स, डाइपोल के दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन होता है। यहाँ तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है, बट मुंह से निकलता है बार बार में फोर्स कपल या टॉर्क, तो मैं इसको टॉर्क बोलता हूँ। टॉर्क टो इज इक्वल टू, इस डाइपोल का टॉर्क कितना है, तो डाइपोल का टॉर्क का फॉर्म होता है PE साइन ऑफ थीटा। ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट था P2, ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वो है E1, थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होने से आपका फोर्स कपल 0, मतलब टॉर्क 0। ये चीज क्लियर हो गई। ये दो बातें, यानी हमने दो बातें पे विजय प्राप्त कर ली है। अब तीसरी बात आती है हमारे पास कि आखिर इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। अब फोर्स क्यों लगेगा साहब, यहां है माइनस क्यू चार्ज, यहां है प्लस क्यू चार्ज, यहां है माइनस क्यू, यहां है प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इसके बीच में रिपल्सन, ठीक है, फिर इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन, और ठीक है बहुत सारे चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, तो इनके सब में इंट्रैक्शन ढूंढने बैठेंगे तो हमारा बहुत टाइम लगेगा। बट हम एक फॉर्मूले को जानते हैं, डाइपोल नंबर 2 जो रखा हुआ है वो डाइपोल नंबर 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप इसको चाहो तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू डी बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स यहाँ यूज करेंगे डी बाई डी आर, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लें, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, फोर्स तो आप केवल एक तरीके से निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका माइनस का डी यू अपॉन डी आर। देखो वो वाला फॉर्मूला बना कैसे, जिस फॉर्मूला को आप बनाते हो ना F इक्वल टू P इंटू डी बाई डी आर, ये जो आप फॉर्मूला बनाते हो ये बना कैसे है, वो यहां से बना है। इस कंडीशन में जब डाइपोल ऐसे रखे हुए हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बोले ये रही, ठीक है। और यानी कि मैं इसको कह सकता हूं ये रही, ये यहां से इस जगह से। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो F इजिकल टू माइनस का D अपॉन ऑफ डी आर, ठीक है। और अब आप यहां से ये वैल्यू रख दो इसकी U की वैल्यू कितनी हुई साहब, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P2 और ये हो जाएगा आपका E1, ये रही। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये हो गया P2 DE1 अपॉन ऑफ DR। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोर्स का फॉर्मूला जो तुमने रटा था वो रटने की जरूरत नहीं है। वो फोर्स का फॉर्मूला कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। यानी हम कभी फोर्स निकालते हैं तो एक तो होता है हमारे पास कौन सा MA, एक होता है आपका F इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी आर। मैंने माइनस का डी यू बाई डी आर को यूज़ किया। अगर किसी जगह मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता है तो मैं अगर उसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा। ये फॉर्मूला कैसे बना, वो ये रहा। अब मैं E1 की वैल्यू रखूंगा यहाँ, तो आपका F आएगा, F इज इक्वल टू आपका आएगा ये आपका P2 इंटू ये आपका D अपॉन ऑफ DR, और ये हो गया आपका KP1 ट्वाइस ऑफ KP1, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ट्वाइस ऑफ KP1 अपॉन ऑफ R क्यूब को ऊपर ले जाऊं माइनस का R क्यूब, ठीक है। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या क्या बार आएगा, F इज इक्वल टू ये -3 यहाँ K2 से मल्टीप्लाई हो गए माइनस का 6KP1 P2, और R की पावर माइनस का 3 का अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो माइनस का 3 माइनस का 1, यानी F इज इक्वल टू माइनस का 6K
P1 P2 अपॉन ऑफ R4। ये आपके फोर्स का फॉर्मूला आ गया साहब। यानी फोर्स कितना निकला, सिंपल है। आप ट्वाइस ऑफ K P1 P2, ट्वाइस ऑफ K P1 को आपने बाहर निकाला, P2 यहाँ है तो ये ट्वाइस ऑफ K P1 P2, ये 2 यहाँ था, ये -3 से मल्टीप्लाई हो गया -6। सिर्फ सॉल्यूशन है, सिर्फ डिफरेंशियल को सॉल्व किया आपने और कुछ नहीं किया। तो सिंपल आप इनके बीच में निकाल सकते हो, यानी आपने 3 चीज़ें निकाल दी। तो ये इससे होगा क्या, आपको मैक्सिमम आपसे जो पूछा जाता है वो फोर्स पूछा जाता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में फोर्स पूछा जाता है। मैंने आपको फोर्स तो बताया, इसके साथ मैंने 2 चीज़ें और दे दी, और आपको पता लगेगा फोर्स तो सिर्फ इस चीज की पूंछ है, वो तो टेल है। असली चीज तो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल निकाली, फोर्स कपल निकाल लिया तो वो तो चीज अपने आप ही निकल जाएगी। यानी असली चीज पे जाओ, आपको फोर्स निकालना था। मैंने पहले कहा था फोर्स निकालो, बट फोर्स तो अगली बात है। पहले आप क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी, फिर क्या निकालो, टॉर्क निकालो। टॉर्क निकालने के बाद में क्या निकालो आप, फिर निकालो आप लोग फोर्स। तो आपका बहुत सिंपल आपका काम हो जाएगा। ये आपके 3 काम थे, ये आपको क्लियर होने चाहिए और समझ में आए होंगे, ठीक है। अब एक और बात जो आपको खुद को करनी चाहिए, ठीक है, और 1 मिनट के लिए आपको वीडियो को यहां रोक देना चाहिए, और यहां रोककर आप पहले इस चीज को खुद सॉल्व करें, फिर आप चेक करें कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो अगर आपके तीनों चीजों के आंसर मेरी इन बातों से मिल जाते हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोग चल रहे हैं और आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो पर मेरे कहने से आप इस चीज को यहां रोकना, और किस चीज को रोकना है, मेरे पास एक छोटा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है P1 जिसका डाइपोल मोमेंट है, एक और छोटा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है P2, और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपकी R है। और इस कंडीशन में आपको 3 चीजें निकालनी है। 3 चीजें कौन कौन सी, नंबर 1 बात पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 बात टॉर्क, और नंबर 3 बात इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। ये तीनों चीजें आपको अपने आप निकालनी, जैसे मैंने आपको सिखाया उस तरीके से, ठीक है। तो आप, मैं तो नेचुरली कराता जाऊंगा, बट आपको यहां रोककर पहले खुद को सॉल्व करना चाहिए इस कंडीशन को, ठीक है। तो आप इसको रोककर सॉल्व करें, ठीक है। और अगर आप लगातार मुझे ही देख रहे हैं, मैं ही कर रहा हूं, उसको देखते जा रहे हैं, तो इससे आपको फायदा कम होगा, ये मेरी गारंटी है। बट अगर आपने खुद ने कर लिया इस तीनों चीज़ों को, तीनों बातों को अगर आपने खुद ने निकाला, तो डेफिनेटली आपको फायदा 10 गुना ज़्यादा होगा और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आगे कभी करने की। तो पहला काम सब मैं यहाँ निकालता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। मैं डाइपोल P2 की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा दोस्त, और इसका फॉर्मूला मेरे पास में सीधा लिखूंगा मैं, तो माइनस का P cos थीटा होता है। अब P क्या, डाइपोल मोमेंट, किसकी निकाल रहे हो, P2 की, यानी ये P2। अब ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, डेफिनेटली इसके E1 के, तो यहां हुआ आपका E1। अब बात आती है थीटा क्या है, तो थीटा किसके बीच में होता है, P और A के बीच में। सोचते हैं एंगल क्या होगा। ये डायरेक्शन इसकी ये थी, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता था, ध्यान दो, किसी भी डाइपोल के बाइसेक्टर पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो ये निकलता था, ये -Q और A+Q, यानी इसके इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये होगी। मतलब इसका डाइपोल मोमेंट यो था, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनने वाला है, जिसको आप E1 कहने वाले हैं, वो E1 की डायरेक्शन ये है। मतलब सीधी सीधी सी बात है, डाइपोल मोमेंट P2 और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के बीच में एंगल 180 का है। मतलब थीटा इज इक्वल टू 180। कॉस ऑफ 180 की वैल्यू बच्चा जानता है -1, यानी आपका U इज इक्वल टू प्लस ऑफ P2 E1। इसका आगे केवल फॉर्मेलिटी बची हुई है, E1 यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्त वो होता है बाइसेक्टर पर K P1 अपॉन ऑफ R3। तो ये वैल्यू फटाक से यहाँ ठोक डाल और आंसर निकाल डाल, यानी U इज इक्वल टू, ये हो गया आपका K P1 P2 अपॉन ऑफ R3। बोलो भाई सच्चे दरबार की जय हो। अब अगर आपने U निकाल लिया तो फोर्स अपने आप ही निकल गया। अब इसी कंडीशन में हम लोग टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला बिल्कुल शाणे बच्चे की तरह सिंपल सा फॉर्मूला लिख कि PE sin थीटा होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। अब P क्या साहब, डाइपोल मोमेंट, किसका निकाला है, तो नंबर 2 का, तो ये P2, ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, E1 में। एंगल कितना है साहब, 180 का, तो एंगल तो यहां पर भी 180 का था, इधर भी 180 का होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका जो टॉर्क आएगा वो आएगा साइन ऑफ 180 की वैल्यू होती है दोस्त 0, दैट्स वाई आपका टॉर्क जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये तो आना ही था। क्यों आना था, कि अगर एक डाइपोल को आप रख देते हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो टॉर्क तो कभी लग ही नहीं सकता था उस पर, तो यहां टॉर्क लगना भी नहीं था, ठीक है। अब अगली बात आती है यहां पर कि मैं ये निकालूं कि यहां फोर्स क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला मुझे एक ही बताया है मेरे फिजिक्स वालों ने, माइनस का du अपॉन dr होता है, यानी F इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन ऑफ dr। अब u क्या है साहब, u ये रहा, u ये है,
अब ये मैं यहाँ रख देता हूँ यू को, अगर यू को मैं यहाँ रखूँगा तो मेरा फॉर्मूला बनेगा यू का के P1 P2 अपॉन ऑफ आर क्यूब था, मैं उसको आर की पावर माइनस का 3 कर देता हूँ, ठीक है। यानी एफ इजिकल टू, अगर सॉल्व करता हूँ सावधानी से तो ये के बाहर, ये P1 बाहर, ये P2 बाहर, माइनस इधर आके +3 हो गया अपॉन ऑफ ये हो गया आपका आर की पावर माइनस का 3 माइनस का 1, तो ये नीचे आके हो जाएगा आर की पावर 4, मतलब ये फोर्स लगेगा। ये फोर्स पॉजिटिव आया है, पहले वाला फोर्स जब यूं रखे थे दोनों डाइपोल को तो वो वाला जो फोर्स था वो नेगेटिव था, भाई वो अट्रैक्शन था। यहां जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स रिपल्सन होगा, देखो कैसे होगा, ये -q ये -q को रिपेल करेगा, ये +q ये +q को रिपेल करेगा, ये दोनों यूं मूव करेंगे यूं। तो बातों को आप समझने की कोशिश करें, फोर्स ये लग रहा है यहां पर, यानी फिर से हमने 3 चीज निकाल दी, 1 2 3, बहुत ही स्मूथ है। और इसका असली मजा तब आएगा जब इसको अपने हाथ से आप निकालोगे, और फिर जब आप कुछ अपने आप को स्पेशल फील करोगे, जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या EMI जैसे अच्छे चैप्टर्स जब पढ़ रहे होंगे और वहां पर मुश्किल क्वेश्चंस में जब ये कॉन्सेप्ट जा रहे होंगे, तब आप बहुत रिलैक्स रहेंगे कि हाँ यार ये चीज़ मुझे बतानी है, बस यहाँ ये चीज़ होती है, इसके बराबर ये चीज़ रखनी है। वहाँ हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, बस इसी इशारे में काम करेंगे, तो हमारी चीज़ें अपने आप आसान से आसान और ईजी से ईजी होंगी। आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है ना, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, तो ठीक है, आओ सुनो अगला काम। अब क्या कर सकते हैं साहब, कैसे रख सकते हैं, तो एक आप इस कंडीशन में रख सकते हैं कि एक डाइपोल को तो आपने यहां रख दिया, दूसरे डाइपोल को आपने यहां रख दिया, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P1 है, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P2 है। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, थोड़ा ढंग से समझो। देखो डाइपोल P1 जो था, अगर उस पर आप नजर मारोगे तो वो एक डाइपोल P2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके एक्सिस वाला, यानी P1 जो रखा हुआ है वो P2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, एक्सिस वाला। लेकिन P2 को खुद को देखा जाए, वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। कौन डेवलप कर रहा है, P1 वाला, पहले वाला, बट वो उसके बाइसेक्टर पे, देखो तो सही, ये इसके बाइसेक्टर पे है। P2 को देखो कहां 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 विराजमान है, ये P2 को देखो कहां विराजमान है, P1 के बाइसेक्टर पे। और P1 को देखो, छोटे छोटे से नहीं है, अभी तो बड़ा बड़ा मत देखो इनको। P1 कहां विराजमान है, P2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, एक्सिस वाला। तो इस बात को ध्यान से सुनना, अच्छा टॉपिक है ये वाला। अब साहब यहां बात आती है कि सबसे पहले जी मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं, बट मैं एक बात बता देता हूं आपको, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पे वो यूं होगा, यूं, और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया वो यूं, यानी दोनों ही जनरेशन, चाहे इसको देख लो, P1 को देख लो, चाहे P2 को देख लो, मर्जी पड़े आप उसको देख लो, बट आपको एक ही चीज नजर आएगी, क्या नजर आएगी, दोनों ही डाइपोल एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, लेकिन दोनों की डाइपोल मूवमेंट और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब थीटा = 90 डिग्री है। फॉर्मूला था आपका U = माइनस का P cos ऑफ थीटा। अब आप मुझे बताओ मैं किस पे निकालूं, बोले साहब इसकी पोटेंशियल निकालो, तो भाई इसकी निकालनी थी P2, ये E1, बट अब आपका इसका P और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखोगे तो थीटा = आपको परपेंडिकुलर नजर आएगा, मतलब 90 डिग्री नजर आएगा, और cos ऑफ 90 किसी को जीने नहीं देगा, सबको जीरो कर देता, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्वाहा, जीरो। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पहली बार जीरो हो चुकी है, मतलब आपके पास में अगले रास्ते बंद हो रहे हैं, यानी F = -du/dr को आप डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, बट तिकड़म लगा के यूज करेंगे अपन लोग, ठीक है सर। आओ जी, मैं देखना चाहता हूं यहां पर टॉर्क ऑन डाइपोल नंबर 2, इस डाइपोल पे टॉर्क देखना चाहता हूं। तो पहले तो देख लूं टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। ये तो था दोस्त इसका डाइपोल मोमेंट, और ये था इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, यानी कि मैं देखना चाहता हूं टॉर्क ऑन डाइपोल P2, मतलब मैं P2 पे ये देखना चाहता हूं। तो यहां पर टो का फॉर्मूला होता है आपका PE sin थीटा, यानी PE sin थीटा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी यूज करेंगे अपन लोग। तो आप इस डाइपोल का टॉर्क निकालना चाहते हो, मतलब P2, ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, E1, थीटा = आपका था 90 डिग्री, आराम से, टो = सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये P2 E1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ये छोटा डाइपोल है, उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा K P1/r3, यानी टो = K P1 P2/r3। लगे यार, डायरेक्शन भी देख लेता हूँ। अगर डायरेक्शन देखूंगा तो समझो बात को, डायरेक्शन आप कैसे देखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है, पूरा समझा रहा हूं। यहां रखा हुआ चार्ज माइनस क्यू था, यहां रखा हुआ चार्ज प्लस क्यू था, ठीक है, और इसका मोशन कैसा होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये यहां पर जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू होने की वजह से इस पे फोर्स यूं लगेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो चुका है तो ये यूं लगेगा, मतलब ये कैसे मूव करेगा, ये यूं चलता हुआ, रोलिंग मोशन कह सकते हैं आप लोग उसको। और यहां पर जब ये यूं लगेगा, यूं, यहां फोर्स यूं लगा, यहां फोर्स यूं लगा, तो ये यूं घूमेगा, यूं, मतलब ये घुमा क्लॉकवाइज। खास बात थी, मतलब घूमेगा कैसे, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि टॉर्क ऑन P1 देखता हूं, तो इसको एक बार फिर से हटाता हूं, साफ करना जरूरी है। और देखें आप, ये डायपोल P1 था, ये डायपोल P2 है, ठीक है, और ये P1 था। अब मैं इस पे टॉर्क देखूंगा, तो अब आप सबसे पहले तो ये देखें कि डायपोल नंबर P1 जो है उस पे टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले तो ये इमेजिन करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब इसका, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज था। इस माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, यूं, और इस पे फोर्स लगेगा यूं। अब किसी बॉडी पे अगर वो यूं रखी हुई है, एक फोर्स यूं लगे और एक फोर्स यूं लगे, तो डेफिनेटली रोटेट तो करेगी साहब। तो रोटेट करेगी तो कितना लगेगा, तो टो1 निकाल रहा हूं, यानी टॉर्क ऑन P1, ठीक है, तो टो1 कह रहा हूं। तो अब आपका फॉर्मूला कितना होता है, P sin थीटा। P sin थीटा में P क्या है, अब की बार ये P1 हो गया, ये आपका E2 हो गया, ठीक है। और साइन ऑफ थीटा, थीटा इजल टू आपको कितना दिख रहा है भैया, थीटा इजल टू आप लोग P और E के बीच में एंगल देखेंगे तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 डिग्री आप यहाँ रखें, तो टो1 इजल टू ये हो गया आपका P1 और ये E2। अब E2 की बात आती है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये वाला डायपोल कहाँ रखा हुआ है, इस डायपोल के एक्सिस पर, और एक्सिस पर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E2 की वजह से वो होगा ट्वाइस ऑफ K P2 अपॉन ऑफ R3, यानी आपको टो1 जो मिलने वाला है वो मिलेगा ट्वाइस ऑफ K P1 P2 अपॉन ऑफ R3, और डायरेक्शन इसकी भी क्लॉकवाइज, ये इसकी डायरेक्शन जाएगी। और आप यहां क्या फील कर रहे हो, जो पहले दो कंडीशन थी, जब दोनों डायपोल को मैंने ऐसे रखा था उसमें टॉर्क था ही नहीं, जब यों रखा हुआ था तब क्या फील किया था, तब भी आपके पास में टॉर्क नहीं था। बट जब एक डायपोल को ऐसे और एक डायपोल को ऐसे रख दिया, तो अब दोनों डायपोल पे टॉर्क जो है वो अलग अलग लग रहा है, ठीक है। एक डायपोल पे, इस वाले डायपोल पर जो टॉर्क लग रहा है और इस वाले डायपोल पे जो टॉर्क लग रहा है, इनका रेशियो 1:2 है, मतलब इस पे जो लग रहा है और इस पे जो लग रहा है उसका रेशियो 1:2 क्यों हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक जने के एक्सिस पे रखा हुआ है, एक जने के बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। खास बात थी, नोट करें इस बात को। अगली बात कि फोर्स कितना लगेगा, अब फोर्स मैं निकालता हूं इस वाले चार्ज पे, इस वाले डायपोल पे फोर्स निकालता हूं, चार्ज काट देना, मैं फोर्स निकाल रहा हूं इस वाले डायपोल पर, यानी फोर्स ऑन डायपोल P2। अब डायपोल P2 कहां रखा हुआ है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्योंकि मैं पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, रीजन क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला खत्म हो गया, मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 आ चुकी है, मैं इसे निकाल ही नहीं सकता। तो मेरे को एक बात बताया कि यार एक मेरे पास फॉर्मूला तो है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये रखा हुआ है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आपका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है P2 इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है वो DE1 अपॉन ऑफ DR है। तो आपका F इक्वल टू ये P2 आपका D अपॉन ऑफ DR, ये था आपका E1 आपको पता है, E1 जो आपके पास में है वो है K P1 अपॉन ऑफ R3, ठीक है। तो आपका ये था आपका ये, तो E1 की वैल्यू मैंने यहां रख दी K P1 और R की पावर -3, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो F इक्वल टू यहां से आ गया -3K P1 P2 R की पावर -3 -1, यानी आपका F इक्वल टू हो गया -3K P1 P2 अपॉन ऑफ R4। फोर्स की डायमेंशन सेम जाएगी, ठीक है, ये आपका फोर्स लगेगा। अगर इस डायपोल को मैंने ऐसे रख रखा है तो अट्रैक्शन है, अगर इसको मैं यो रख देता, इस कंडीशन में रख देता, तो ये फोर्स जो हो जाता वो रिपल्सन का हो जाता, इसलिए इस कंडीशन के फोर्स को प्लस माइनस दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 9 बातें थी साहब, ये 9 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, और कुछ हो या ना हो ये बात जरूर क्लियर होनी चाहिए आपकी। कौन सी वाली बात, कि डायपोल ये और ये जब रखे गए हैं, इसका P1 था, इसका P2 था, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल टू -6K P1 P2 अपॉन ऑफ R4। ये बहुत ज़्यादा जगह काम आएगा, इसको रामबाण मानते हुए, इसको ब्रह्मास्त्र मानते हुए, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और बाकी 2 बातें अगर आप निकाल पाते हो, बाकी और 8 बातें अगर आप निकाल पाते हो तो आप महान है साहब, आपकी जय हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत खास थी, आज का लेक्चर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट था,
बहुत ज़रूरी था, इसको आप अवश्य सीखें, बार बार सीखें, जरूर से करें। और अपन अगले लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे अपन टेट्राडाइपोल की, यानी कि अभी अपने कहा डाइपोल, अब अपन अगली बार लेके आएंगे कौन सा, टेट्राडाइपोल, और वहाँ क्या खास होता है और किस तरह से काम होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, ठीक है। और अगला लेक्चर जरूर से देखें, वो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, उसमें भी बहुत कुछ स्पेशल है। और चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ना केवल हमारा इलेक्ट्रोस्टैट सॉलिड होगा बट हमारे आगे के और चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से सॉलिड होंगे, जिन्हें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से पढ़ें, बहुत ढंग से पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू भाई।